दिखेगा। स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। अगले 1 घंटे तक हमारे साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम होगी। रांची से लेकर जमशेदपुर तक डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। दर्शक भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, वो फोन कर कर अपने सवाल पूछ सकते हैं सीधे डॉक्टर्स से। और हम अगले 1 घंटे तक अपने इस विशेष में चर्चा करने वाले हैं कि कोरोना वायरस अभी जो मौजूदा स्थिति में झारखंड में जिस हाल में है, जो आंकड़े बता रहे हैं, क्या चिंता बढ़ा देने वाले ये आंकड़े हैं, या फिर जो आज स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 4 मरीज ठीक हो गए हैं, इसने थोड़ी राहत दी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने लाखों जानें ले ली है। फिलहाल कोरोना से बचने का इलाज नहीं मिल पाया है। डॉक्टर इसके इलाज के लिए दवा बनाने के जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। फिलहाल इस वायरस से खुद ही सावधानियां बरतकर निजात पाया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस लगातार तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना के कहर ने लाखों जानें ले ली है। इस वायरस के इलाज अभी तक नहीं मिला है। हालांकि दुनिया भर के डॉक्टर इस वायरस का इलाज तलाशने में रात दिन जुटे हैं। फिलहाल आप इस वायरस से खुद को बचाने के साथ ही इसे फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए आप साबुन या हैंड सैनिटाइजर से 20 सेकंड तक लगातार हाथ धोएं। खांसने और छींकने के दौरान डिस्पोजेबल टिश्यू से अपनी नाक और मुंह को ढकें। बीमार लोगों से दूरी बनाए रखें। अगर आप बीमार हैं तो खुद को परिवार के सभी लोगों से अलग रखें। कोरोना वायरस की बीमारी मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर उसके मुंह और नाक से गिरने वाली बूंदों से यह बीमारी दूसरे लोगों में फैलती है। कोरोना वायरस तब भी फैलता है जब कोई व्यक्ति उस सतह या चीज को छूता है जिस पर वायरस होता है। इसके बाद अपनी आंख, नाक या मुंह को छूता है। इसलिए अगर आपके हाथ साफ नहीं है तो अपनी आंख, नाक या मुंह को न छुएं। तेजी से फैल रही कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए फिलहाल जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पर रहे, सुरक्षित रहें। न्यूज़ 11 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने सुना, हमने इस रिपोर्ट में आपको बताया है कि किस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं, किस तरह से सावधानी बरत सकते हैं और किस तरह से कोरोना के इस जंग को जीता जा सकता है। ये तो हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए बताया, मगर हमारे साथ कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी जुड़े हैं जिनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ जमशेदपुर से डॉक्टर मतीन अहमद खान जुड़े हुए हैं। मतीन साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ रांची से डॉक्टर अजीत है। अगर डॉक्टर अजीत साहब जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और धनबाद से डॉक्टर एनके सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। और स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार रामाधीन। स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से पहले हम स्टूडियो में जो डॉक्टर अभिषेक रामाधीन है उनसे सवाल लेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं झारखंड में, शुरुआती दौर में देखने को मिला कि 1 पॉजिटिव मरीज है, 2 पॉजिटिव मरीज है, मगर अब बल्क में आंकड़े आ रहे हैं। किसी दिन 4, 5 और कल तो 7 पॉजिटिव मरीज आए हैं। तो क्या जिस अलार्मिंग सिचुएशन की लगातार हम बात कर रहे थे वो झारखंड के लिए वो अलार्मिंग सिचुएशन ये है? नहीं, अभी ये वो अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। अभी सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। और जैसे हिंदपीढ़ी हॉटस्पॉट को हम लॉकडाउन कर दिया गया है कम्प्लीटली, और बाकी सारे जगहों पे भी टेस्टिंग की जा रही है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और नंबर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले नहीं है अभी ये कम्प्लीटली कंट्रोल में है सिचुएशन। राहत तब इसको माना जाए डॉक्टर साहब, क्योंकि आज जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है, क्योंकि अब तक जो हम अपने दर्शकों को आंकड़े बता रहे थे या खबरें बता रहे थे कि नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं या फिर मृत्यु की बात बता रहे थे कि डेथ हो गई है मरीज की, मगर आज जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि 4 मरीज ठीक हो गए हैं, तो ये एक रिलीफ की बात मानी जाए इसको? हाँ, डेफिनेटली। जो मरीज हमारे यहाँ हैं और धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। और एक्चुअली कोरोना वायरस में डेथ भी जो होती है, एक्चुअली इफ समबडी इज हैविंग कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या फिर एज ग्रुप में 60+ है, तो इन लोगों को ज़्यादा
गंभीर बीमारी होने की संभावना होती है कंपेयर टू नॉर्मल लोगों के। कोरोना वायरस संक्रमण को एक्चुअली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 80% लोगों को सिर्फ नॉर्मल जुकाम जैसा प्रॉब्लम होता है, बाकी 15% को थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सांस की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, और लगभग 3 से 5% लोगों को वेंटिलेटर तक जाना पड़ जाता है। तो मैक्सिमम लोग जो 80% जैसा हमने बताया जुकाम के बाद लगभग ठीक हो जाते हैं। बट हमें ये ध्यान रखना है कि जिनको थोड़ा कम बीमारी है या सिम्टम्स कम है और उनका अगर कोविड एक्सपोजर है तो उनका प्रॉपर टेस्टिंग हो ताकि ये स्प्रेड ना करे। क्योंकि अगर कोई बंदा एसिम्प्टोमेटिक है और जब वो बंदा अपने घर जाता है और 60+ में उनके माँ बाप हैं तो उनको बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है, वो वेंटिलेटर तक जा सकते हैं, उनकी मृत्यु तक हो सकती है। जाहिर तौर पर जो बात लगातार हम अब दर्शकों से कर रहे हैं, डॉक्टर्स से जो जुड़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप प्रिकॉशन लें, सावधानी बरतें, क्योंकि आप अपने घर वालों के लिए करियर बन सकते हैं। जमशेदपुर चलेंगे जहां डॉक्टर मतीन अहमद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम जो चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर अगर कंपेयर किया जाए दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से, तो जिस तरह से फैलाव हुआ था, जो आंकड़े आ रहे थे, एक दिन में 700-800 पॉजिटिव आंकड़े, डेथ रेशियो की बात करें तो उसी तरह बड़े थे। मगर हिंदुस्तान की बात करें, अपने देश की बात करें, अपने राज्य झारखंड की बात करें, तो अभी तक फिल वक्त ये देखने को मिल रहा है कि बहुत हद तक काबू में है। क्या लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का जो सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण वजह है? बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इससे बहुत एक्चुअली कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिली है। क्योंकि ये एक बीमारी जो है, वायरस नया वायरस है, बहुत चीज़ हम लोगों को पता नहीं था। अभी धीरे धीरे जानकारियाँ इकट्ठी हो रही हैं, तो ये नई बीमारी है, इसलिए बहुत चीज़ अभी आगे आएंगी। लेकिन जो भी चूँकि ये नई बीमारी है तो लोगों में एंटीबॉडी भी नहीं थी पहले से कभी भी, तो हम लोग और वैक्सीन भी नहीं थी, तो जो हमारे पास रास्ता बचा था, हमारे अख्तियार में था कि हम हर हालत में ये करें, मतलब ये सोशल डिस्टेंसिंग करें और इस बीमारी को एक जगह पे रखें, आइसोलेट करके। जैसे एक एरिया में मान लीजिए कहीं अगर मिलता है तो उस एरिया तक ही रखें, जिसको हॉटस्पॉट बोलते हैं, ताकि ये फैले नहीं। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है और हमारा राज्य तो अग्रणी रहा है। बहुत अभी हाल में मिलना शुरू हुआ, मतलब अभी हाल तक हमारी नेगेटिव रिपोर्टिंग थी पूरी, लेकिन अभी कुछ केसेस मिले हैं, कुछ रांची में हैं, बोकारो में हैं, 2 हॉटस्पॉट्स हैं, उसके अलावा हज़ारीबाग, गिरिडीह, सिमडेगा, फिर उधर कोडरमा एक केस ऐसा आया है। तो ये बहुत बड़ा केस नहीं है, हमारे संख्या नहीं है, और इसके लिए हमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर तौर पर आप लोगों की तरफ से जब ये संदेश आता है कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, तो तमाम जो दर्शक हैं और हमें भी मजबूती मिलती है आप जब इतने विश्वास के साथ कहते हैं। हमारे एक कॉलर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ीलैंड भारत में। डॉक्टर संजय साहब, आवाज़ आ रही है हमारी? तो आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही है उनकी। धनबाद से संभवतः हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर NK सिंह धनबाद से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे पास आते हैं जब डॉक्टर्स के पैनल बैठते हैं, तो बहुत सारे दर्शक हमको कॉल करते हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ लेना चाहते हैं या मांगते हैं जो शायद अभी, क्योंकि वो कोरोना वायरस बहुत नया है और शोध का विषय है, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो अभी मेडिकल साइंस तक नहीं पहुँच पाई हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको एड्रेस नहीं किया जा सकता है, मगर जो बेसिक बातें हैं, वो बेसिक बातें सावधानी के अलावा जो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि दर्शक जो देख रहे हैं वो उसको अपनाएं, जो सावधानियां हैं, जो बेसिक, वो तो लगातार हम बता ही रहे दर्शकों को कि इससे बचा जा सके। आपने बहुत सही प्रश्न उठाया कि सावधानियां खासकर अभी जो हैं, और जिस तरह से जन जागरण अभी मैं देख रहा हूं कि लोगों के बीच में है, तो बहुत सी बेसिक चीज़ों का तो पता हो गया है, तो ये फ़ायदा कर भी रहा है। जैसे कि अभी आपने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग
और लॉकडाउन का जो असर हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन इसके अलावा इस महामारी के कारण ये आपने बहुत सही कहा कि अभी ये वायरस नया है और लगातार इसमें हम लोग को चेंजेज देख रहे हैं अभी इस मेडिकल साइंस में कि रोज का रोज कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस आ रहा है WHO के द्वारा या CDC US के द्वारा। तो जैसे 2-3 चीज़ों पे मैं आपका ध्यान चाहूँगा कि केंद्रित करूँ। जी। जैसे कि शुरू में ये बोला गया था कि ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन जो है 1 मीटर की डिस्टेंसिंग से काम हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग इसको बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर का होना चाहिए। शुरू में ये पता नहीं था कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन अब तो बिल्कुल पता चल रहा है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है। और इसका मतलब यह है कि जब कोई आदमी छींकता है या खांसता है तो जो वायरस का पार्टिकल है वो करीब अभी 6 फीट तक तो जाने की बात क्लियर हो गई है। यह अलग बात है कि 12 से 13 फीट तक भी वो जा सकता है, ऐसे भी रिसर्च आ चुके हैं। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो जनरल पब्लिक है, हमने पहले ये कहा सबको कि आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है अगर आप स्वस्थ हैं तो, लेकिन इसको चेंज किया जा चुका है। अब हम बोल रहे हैं कि आप जब बाहर जाते हैं या क्राउड में जाते हैं तो जो घर का बना हुआ ही मास्क हो, रुमाल ही हो, गमछा ही हो, इसके बिना आप न जाएं। इससे वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे इस पे साइंस क्लियर नहीं है, लेकिन जब वो छींकेंगे या खांसेंगे तो जिस फोर्स के साथ वायरस का पार्टिकल फैलता है वो तो रुक जाता है, तो वो दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक बड़ी चेंज हुई है ये स्ट्रेटजी में कि कम से कम 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखें और हम लोग जब भी क्राउड में जाएं तो बिना मास्क के भी नहीं जाएं, ये बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा फिर वायरस का जो पार्टिकल है वो आपके आसपास के चीजों पे बैठ जाता है और आप उसको छूते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी पाया गया है कि अगर आप किसी जगह पे चल रहे हैं, भीड़ में चल रहे हैं और अगर यहाँ एयर सर्कुलेशन वहां पे ठीक है तो ये ऐसा बहुत कम और बहुत देर तक आप नहीं, ऐसा नहीं है कि आप गए मिले और हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसके साथ लगातार आपका एक्सपोजर कुछ देर तक, कुछ मिनट तक या कुछ घंटे तक रहता है, तब ये आपको इन्फेक्ट करने का चांसेस बढ़ता है। ये अभी नई बात आई है कि ये तुरंत नहीं है कि वो छींका खाता एक बार चला गया। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको समझना जरूरी होगा। तीसरी चीज है कि इसके अलावा अभी ये तो जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो करने की जो जरूरत है ये अभी बहुत लंबा चलने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खत्म होगा और 2 महीना 3 महीना, ये मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर तक दिमाग में अब बैठा कर चलना होगा हमको कि ये हमको जो हमारे हैंड हाइजीन है, हमारे जो मास्क पहनने की चीजें हैं और हमारा जो हमारे डॉक्टर बंधु हैं उनके भी प्रैक्टिस करने का पूरा तरीका ही चेंज होगा अभी, क्योंकि ये नॉर्मल प्रैक्टिस हम लोग जो करते थे वो अभी कर नहीं पाएंगे। तो इस चीज को समझते हुए पेशेंट्स से और लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जब हमारी ओपीडी खुल जाती है तो अभी एक मरीज पे 4, 5, 6 जो अटेंडेंट लेके वो लोग आ जाते हैं, इसको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करना होगा और एक मरीज के साथ एक से ज्यादा अलाउड नहीं कर सकते हम लोग अभी, और उनको 2 मीटर की दूरी से ही हम देख सकते हैं। और भी तरीके निकल रहे हैं कि हम लोग कैसे उसको सेट कर सकते हैं। तो पब्लिक के मुद्दा ये है कि वो बहुत से ज्यादा अटेंडेंट लेके मत नहीं डॉक्टर के पास जाएं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज है कि अब एक मानसिक अवसाद एक बहुत ज्यादा जो है मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ये घर करता जा रहा है, क्योंकि और इस पर अभी इस इशू को फोकस करना ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए पहली बात जरूर यह है कि ये इस वायरस के साथ अब हमको रहना है, इसको लेकर चलिए। ये मत सोचिए कि ये 2 महीना 3 महीना 4 महीना में खत्म होने वाला है लेकिन फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत मोटे शब्द में मैं कहूं, सिंपल बात में कहूं तो ये 90% लोगों को ये कुछ भी नहीं होने जा रहा है अगर ये वायरस से संक्रमित भी होते हैं तो। और अगर इसके बाद जिनको होता भी है, अगले 1-2 महीने में अभी एक सॉलिडेरिटी ट्रायल चल रही है पूरी दुनिया में और बहुत सी दवाइयां हैं, बहुत से ऐसे एजेंट्स हैं जिनका 1-2 महीने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इफेक्टिव है कौन सा नहीं है, और साइंस के पास एक पुख्ता प्रमाण होगा कि इसको कैसे इलाज करना है। जब आपको माइल्ड केस हो, मॉडरेट केस हो या आपको आईसीयू में जाने लायक की स्थिति हो, उस समय तक भी बहुत नई तकनीक विकसित हो रही है, बहुत नई दवाइयां आ रही है और वैक्सीन भी दिसंबर के अंत तक शायद आ भी सकता है। तो इसलिए बिल्कुल ही घबराएं नहीं। लेकिन फिर लास्टली मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा
कि हर्ड इम्यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कभी जब तक हमारे इस बीमारी में, कोरोना की बीमारी में हमारी अपनी इम्यूनिटी और खासकर हमारे पॉपुलेशन के 50% लोगों की इम्यूनिटी जब तक एंटीबॉडी बनकर अपने आप नहीं हो जाएगी, तब तक समाज से ये वायरस नहीं जा सकता। इसमें समय लगता है। जी जी। तो उस समय को देना होगा। एक इम्यूनिटी होती है जो वैक्सीन के द्वारा बनती है, एक शरीर अपने आप जो बनाता है। और तो हम भारतीय इम्यून बनेगी सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए जाने भी जाते हैं। डॉक्टर, इस पर आज एक बहुत अच्छी जी मैं आपके पास लौटूंगा। मैं 1 मिनट अब मैं लेना सिंह चाहूंगा साहब, मगर अच्छा ठीक, सिंह साहब ने ठीक। जो 3 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण है कि जो 1 मीटर की दूरी की बात हो रही थी, कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखे, मास्क लगाए, अगर मास्क नहीं मिल रहा बाजार में तो घर पर मास्क बनाए, घर पर मास्क अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम तौलिए, रुमाल से अपने चेहरे को जरूर ढकें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है, ये तमाम लोग फेस कर रहे होंगे, जो दर्शक मुझे सुन रहे होंगे वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आप कहीं पर जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मार्केट जा रहे हैं और आपने अगर छींक दिया या खांस दिया तो लोग आपको शक भरी निगाह से देखने लगते हैं, तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, आप डर जाते हैं। तो अगर छींक भी रहे हैं, कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है, अगर वो छींक रहा है, जैसा डॉक्टर सिंह साहब ने बताया कि ऐसा नहीं कि इमीडिएट आपको कोरोना वायरस का जो ट्रांसफर है वो आपके शरीर में हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अखिलेश पतरातू से एक हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। हेलो जी अखिलेश, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। हाँ सर जी, सवाल पूछिए आप अपना। सबसे पहले मैं तो न्यूज 11 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, आपका भी धन्यवाद। कि कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जैसे झारखंड सरकार तो सरकारी दफ्तर जितना भी लोग हैं सब तो खुलवा दिए हैं, लेकिन सरकारी दफ्तर में जब तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगा तब तक कोरोना से हम नहीं बच सकते हैं। क्योंकि हम लोग कई सरकारी दफ्तर में हम लोग देखे भी हैं और सुनते भी हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। और सरकार के अंदर में एक ही दवा है, जब तक कि हम लोग घर में नहीं रहें, जब तक हम लोग निजात नहीं पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रखेंगे, तब तक हम नहीं। आपका कंसर्न जायज है अखिलेश साहब, मगर इसका जवाब मैं ही आपको दे देता हूं कि आज 28 दिन के बाद जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने दफ्तरों में लौटे हैं और जो सी ग्रेड के ABC ग्रेड में उन्हें बांटा गया है। सी ग्रेड इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कर्मचारी हैं, 33% ही लोगों को अलाउ किया गया, परमिशन है कि आप आ सकते हैं, और वो रोटेट होगा रोस्टर के वाइज। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। हमारे सहयोगियों ने आज इसको एग्जामिन भी किया था और उन्होंने पाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हालांकि आपका कंसर्न बहुत लाजमी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। डॉक्टर अजीत भी रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सवाल लेते। डॉक्टर अजीत हमारे साथ नहीं जुड़े, डॉक्टर अभिषेक के पास चलेंगे। डॉक्टर अभिषेक, आपसे एक सवाल है कि जैसे बहुत सारे हमारे पास ये क्वेरी आती है कि बहुत सारे लोग जो योद्धा हैं, पुलिस के लोग हो, मीडिया कर्मी हो, डॉक्टर्स तो हैं ही हैं, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ हैं ही हैं, जिस तरह से जो लोग बाहर निकल रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, वो जब घर जाते हैं, जो आपने पहले सवाल में जो कंसर्न दिखाया था कि घर में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कहीं हम इन्फेक्शन लेकर ना जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग बाहर जा रहे हैं, हम हैं, पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, क्या प्रिकॉशंस उनको लेने हैं कि वो घर जाए? लेट नाइट अगर जा रहे हैं तो क्या नहाना, कपड़े धोना, किस तरह से वो प्रिकॉशन ले, सावधानियां बरतें? जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, और ये जो वायरस है ये एरोसोल, मतलब जब मैं बात कर रहा, छींक रहा, बाकी समय ये फैलता है। तो बाई चांस अगर आप किसी ऐसे जगह पे गए हैं, ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, एटलीस्ट 1 मीटर to 2 मीटर डिस्टेंस मेंटेन रखनी है। बट अगर आप मार्केट गए हैं, किसी ने छींका आपके ऊपर, तो चांसेस हैं कि आपके कपड़ों पे भी वायरस आ रहा है। आज के दिन में सबकी आदत हो गई है हाँ क्या 20 सेकंड तक हाथ धोना है, और हमेशा हर एक लोग अपने आज के दिन में मास्क लगा के जाते हैं। बट जब आप घर जा रहे हैं तो अपने कपड़ों को उतार देना है और उससे एक अलग लॉन्ड्री बैग में रखिए, उसको डिटर्जेंट से साफ कीजिए, नॉर्मल पानी से साफ करने से वायरस नहीं जाने वाला है। बाकी जो दूसरे सरफेसेज हैं, जैसे स्टील पे वायरस 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, अगर एरोसोल में लगभग वायरस 3 घंटे तक रह सकता है, वुड कार्डबोर्ड पे लगभग 3 से 5 घंटे तक रह सकता है। तो जब आप बाहर में काम कर रहे हैं और खासकर एक्सपोजर के चांसेज हैं, तो व्हेनेवर यू आर रिटर्निंग टू योर होम, जस्ट टेक अवे ऑल योर स्टफ, क्लीन इट प्रॉपर्ली,
सो आपका जो ट्रांसमिशन है आपके द्वारा आपके सीनियर्स का रुक जाए वहीं पे। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपनी इस खास पेशकश में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का झारखंड में किस तरह से प्रकोप है, या फिर आज जो 4 मरीज ठीक हो गए हैं वो एक अच्छा संकेत झारखंड वासियों के लिए है। और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मतीन अहमद खान जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अभिषेक रामदीन रांची से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजीत भी रांची से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर NK सिंह धनबाद से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर से बात करने से पहले हम एक कॉल लेंगे। हमारे एक दर्शक हीरालाल हमारे साथ फोन लाइन पर है। हीरालाल जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। हाँ बिल्कुल सर, धन्यवाद सर जी। नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछें। मेरा सर पता हीरालाल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। मेरा माफ कीजिएगा हीरालाल जी, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। डॉक्टर अजीत अभी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर अजीत का रुख करेंगे। डॉक्टर अजीत, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। डॉक्टर साहब, जो हम चर्चा कर रहे हैं अभी अपने इस खास पेशकश में कि जिस तरह से एक तरफ जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, हमेशा हम नेगेटिव खबर की बात कर रहे थे क्योंकि वैसी खबरें ही आ रही थी कि पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, मृत्यु हो रही है, डेथ हो रही है। मगर आज एक पॉजिटिव खबर आई कि 4 लोग ठीक हो गए कोरोना से, और मुख्यमंत्री ने अभी भी शुभकामनाएं भी उन्हें दी हैं जो लोग ठीक हो गए हैं। आपकी नज़र से हम जानना चाहेंगे, आपके चश्मे से हम देखना चाहेंगे, कोरोना वायरस के झारखंड में अब तक के जो मरीज मिल रहे हैं या जो रेशियो है, किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, ये अभी जो भी राज्य में या झारखंड में मिल रहा है, ये क्लस्टर में मिल रहा है। यही एक सबसे हम लोग के लिए संतोष की बात है। इसलिए ट्रेसिंग आसान होगा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या उसे लोकेट करना, उसे खोज पाना, और एक एरिया अगर हम लोग सैनिटाइज कर दें, उसको हम आइसोलेट करके अच्छे से ये ट्रेस करें, तो सारा का सारा केस हमें पता चल जाएगा, और उसी हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करके स्ट्रेटेजी तैयार करके बहुत जल्द से जल्द इस पे काबू पा लेंगे। और उस काबू पाने के रुख रास्ते में हम लोग अग्रसर भी हैं। जैसा आज परिणाम भी मिला, 4 मरीज निगेटिव पाए गए, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है आज। और हमें लगता है कि अब बहुत जल्दी, और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, रिम्स में जितने भी मरीज हैं, एक महिला मरीज को छोड़ के जो माता जी डायलिसिस पे है, बाकी सारे मरीज हमारे ऑलमोस्ट एसिम्टोमेटिक हैं, जिन्हें कोई भी कोरोना का लक्षण नहीं है। तो हम ईश्वर से आशा करते हैं बहुत जल्दी ही हमारे सारे मरीज निगेटिव रिपोर्ट में आएंगे, और हम अपने राज्य को कोरोना फ्री बनाने वाले राज्य में जल्दी शुमार कर लेंगे। जाहिर तौर पर डॉक्टर अजीत, आपने मुस्कान ला दी है मेरे चेहरे पर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देकर, और हम उम्मीद करते हैं कि अब तक जो खबरों में हम बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मरीज झारखंड की राजधानी रांची से है। कुछ दिन के बाद हम यह खबर दिखाने वाले, इस पर चर्चा करने वाले कि तमाम मरीज जो है वो ठीक हो गए हैं। डॉक्टर मतीन के पास चलेंगे, मगर उससे पहले उत्तम, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, उनका कॉल ले लेते हैं। उत्तम, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। नमस्कार सर जी, सवाल पूछे। हम एक व्यवसायी है, तो दिन भर हम लोग व्यवसाय करते हैं, तो हम लोग को नोट आदान प्रदान करना पड़ता है, तो क्या नोट में कोरोना वायरस आ सकता है? डॉक्टर मतीन से हम ये सवाल लेंगे। डॉक्टर साहब, एक हमारे दर्शक जुड़े, उन्होंने कहा कि वो बिजनेसमैन है, पैसों का आदान प्रदान वो करते हैं, तो नोट से संक्रमण फैल सकता है? अगर जवाब हाँ है तो कैसे उन्हें सावधानी बरतनी है? एक्चुअली ये कोई एविडेंस नहीं है कि नोट से फैलने का। अभी ये कोई एविडेंस नहीं आया है, इसलिए बहुत हद तक डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो हैंड हाइजीन है उसको मेंटेन करें जी, मेरे ख्याल से यही काफ़ी होगा, क्योंकि अननेसेसरी बहुत पैनिक बटन नहीं दबाना है। अभी इसका कोई एविडेंस नहीं है, प्रमाण साक्ष्य भी नहीं है कि किसी को हुआ है, मतलब नोट से, इसलिए घबराने की बात नहीं है इसमें। ये तो दर्शक का सवाल था, अब हमारा सवाल ये है मतीन साहब, करें बस जी।
हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से आप तमाम जो चारों डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी इस बात को मानेंगे कि बहुत सीमित संसाधनों के साथ हम इस जंग को लड़ रहे हैं, झारखंड में खास करके, विशेषकर झारखंड की बात अगर करें तो बहुत कम संसाधन हमारे पास, मगर बाखूबी लड़ रहे हैं और रियल हीरोज हमारे साथ हैं। स्क्रीन पर 4 रियल हीरोज हमारे साथ हैं, दर्शक हम देख रहे हैं, जो योद्धा है, जो डॉक्टर्स हैं हमारे, जो फ्रंट लाइन में खड़े होकर, जो मेडिकल टीम है, मेडिकल स्टाफ है, आप लोग तमाम लोग हमारे हीरो हैं जो फ्रंट लाइन में जाकर इस जंग को लड़ रहे हैं सीमित संसाधनों के रहते हुए। किस रूप में आप देख रहे हैं जब अभी तक की जो स्थिति है, और अगर ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे, अगर स्थितियां बड़ा रूप लेती है, ज्यादा संक्रमित मरीज आने लगते हैं, ज्यादा बड़े लेवल पर मास स्क्रीनिंग होने लगती है, तो क्या हम तैयार हैं उस जंग के लिए भी? जी हाँ, मैं तो मैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है, और इसके लिए जो मेन जो WHO का जो रिकमेंडेशन है कि टेस्ट जी, तो टेस्ट की संख्या अगर हमारी बढ़ेगी तो हमको पता चल जाएगा कि रोगी कहाँ है, और फिर उस रोगी को हम उस इलाके में कंटेन कर देंगे। यही स्ट्रैटेजी चल रही है हमारी। और सीमित संसाधन अगर है भी तो ये स्ट्रैटेजी सबसे सही है कि हम टेस्ट करें। और अभी झारखंड में हमारे 3 मेडिकल कॉलेज में, रिम्स में और एमजीएम मेडिकल कॉलेज में और पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, तीनों जगह टेस्ट की सुविधा शुरू हो गई है। बल्कि इनफैक्ट एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले शुरू हुई, तकरीबन 1 महीने पहले, उसके बाद रिम्स आया, और अभी 1 हफ्ते पहले PMCH धनबाद में शुरू हुई है। तो ये, और अभी आज हो सकता है 1-2 दिन में एक और यूनिट हमारे एमजीएम मेडिकल कॉलेज में मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट से एक शुरू हो जाए, और एक यूनिट। तो टेस्ट की संख्या हमारी निश्चित रूप से बढ़ाएंगे हम, और उससे हम बीमारी, जो रोगी हैं, रोगी और जो रोगी नहीं है, उनके बीच अंतर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उनको अगर आइसोलेट कर दे, जो रोगी हैं जिनसे एक्सपोजर होने का खतरा है, तो हम बीमारी को बहुत बखूबी काबू कर सकते हैं। और हमारी सरकार इसमें बहुत सक्षम है। हमारे सफिशिएंट बेड्स हैं सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में, और सरकार ने बहुत स्ट्रैटेजिकली इसको अप्रोच किया है। मैं तारीफ़ करना, मैं सिर्फ सरकारी डॉक्टर हूँ इसलिए मैं नहीं बोल रहा, सरकार ने बहुत अच्छे अप्रोच से काम किया है इसको। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने हर चीज़ को प्लान किया हुआ है कि अगर, जैसा आपने कहा कि अल्लाह नहीं करे, ईश्वर नहीं करे, अगर केसेस बढ़ते भी हैं तो उसको हम कहाँ रखेंगे, कैसे इलाज करेंगे, सारी स्ट्रेटजी बना के रखी हुई है। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि किसी भी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है हमारी जनता को। हम बिल्कुल सक्षम है, और हम तो बहुत किस्मत वाले हैं। मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत कम संख्या है, जी। बहुत ही कम संख्या, और बहुत दिन तक हम 0 रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत आगे मैं देखता नहीं हूँ कि बहुत आगे हमारी संख्या बढ़ेगी। बहुत सारे जिले अभी भी अछूते, और हम यही दुआ करेंगे कि वो जो जिले हैं वहाँ पर 0 ही रहे। अगर मैं देखा जाए तो जी 6 या 7 जिले हैं, हाँ, जिसमें 2 जिलों में ज्यादा आपके पास लौटेंगे मतीन साहब, एनके सिंह साहब के पास चलेंगे। एनके सिंह साहब, आपसे सवाल है कि अभी जिस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है, झारखंड इसके लिए जाना भी जाता है कि थोड़ी गर्मी पड़ी फिर बारिश हो जाती है, मौसम में बदलाव आ रहा है, तो ऐसे में लोगों को सर्दी खांसी, कुछ लोग एलर्जी, डस्ट एलर्जी भी है, तो उनको इस तरह की समस्याएं हो रही है कि बुखार आ जा रहा है या सर्दी हो जा रही है, खांसी हो जा रही, तो वैसे लोग भी डरे हुए हैं। तो इस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि आपने डिप्रेशन की बात कही थी पहले सवाल पर, तो वो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस में भी है कि कहीं मैं तो संक्रमित नहीं हो गया, जबकि उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं, बावजूद इसके। तो वैसे में क्या किया जाना चाहिए? मैं इस बात को क्लियर करना चाहूँगा कि आज के डेट में अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो इस पर आप ज़्यादा विश्वास ना करें आप, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी चालू हो गया है, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे कुछ हॉट स्पॉट हैं, और वहाँ से अगर आप जाते हैं या उसके एरिया में कांटेक्ट में आते हैं तो ज़्यादा संक्रमित होने की ज़रूरत है। तो जिनको अब इस मौसम चेंज हो रहा है, कुछ लोग AC में का यूज कर रहे हैं घर में, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। इसमें गाइडलाइन ये है कि घर में अगर आप AC यूज कर सकते हैं, ऐसा मना नहीं है घर के लिए। ये अभी खासकर मना है एयरपोर्ट्स और जहाँ पर बड़े बड़े संस्थान हैं, वहाँ पे जहाँ की ज़्यादा सर्कुलेशन होती है एयर का, वहाँ पे इसको रोका गया है, ना कि घर में आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। जिनको एलर्जी की पहले से बीमारी है,
जिनको बार बार छींक होने की बहुत लोगों की प्रवृत्ति होती है एलर्जिक राइनाइटिस के कारण। कुछ लोग आजमेटिक भी होते हैं, कुछ लोग को खांसी कुछ अन्य कारणों से भी, जैसे कि हार्ट की कुछ बीमारियां हैं उसमें भी होती हैं, उनको मालूम रहता है। तो अगर केवल इतना ही हो रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है जी। हाँ, लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपको तेज बुखार हो रही हो, अचानक सांस फूल रही हो, तो ये बड़ा एक अलर्ट सिम्टम्स हो सकते हैं। और यहीं पे मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी एटिपिकल सिम्टम्स भी कई जगह मिलने चालू हो गए हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम जो अभी पूरे विश्व में देखा गया है और खासकर यूके में पाया जा रहा है, और भारत में भी हमारे कुछ कलीग्स हैं आगरा में, उनको एक रेजिडेंट को पॉजिटिव हुए, उनको भी ये पाया गया कि उनको सूंघने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। न सर्दी है, न खांसी है, न बुखार है। यह स्टार्ट होता है कि वो कुछ भी स्मेल का आना उनको पता ही नहीं चलता है। तो इस पर आप अलर्ट रहिए। बहुत से 20% ऐसे केसेज आ रहे हैं जो स्टार्ट डायरिया से हो रहा है, पेट में दर्द से हो रहा है, तो इस पर भी थोड़ा अलर्ट रहना होगा। कुछ को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो कुछ एटिपिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो इस पर भी अलर्ट रहना होगा। और अगर फिर भी अभी जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, किसी भी फ्लू के सिम्टम्स में अभी कोविड का टेस्ट कराना जरूरी माना जा रहा है, और मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। ऐसे भी केसेज आए हैं जो कि रेगुलर फ्लू की तरह ही लग रहे थे, 3-4-5 दिन ऐसा ही लगा जैसे फ्लू में है, लेकिन फिर जब तेज बुखार आया तो हम लोगों ने उसका टेस्ट जब भी करवाया तो कोविड पॉजिटिव आ गए। तो इसमें अगर इसको याद रखिए कि अगर हम पहले इसको इलाज अगर पहले जान पाएंगे कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो आपको उसी अनुसार से इलाज संभव है। इसको आप मत समझिए कि बिल्कुल ही इलाज नहीं है। और जैसा कि डॉक्टर अजीत ने भी कहा कि ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट्स को कोरोना होने का मतलब है कि ये डेथ वारंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर इम्यूनिटी आपकी अच्छी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इम्यूनिटी बूस्टअप करने के तरीकों पे ध्यान दीजिए। हमारे भारत में जैसे आपने प्रश्न किया था कि क्या टेम्परेचर ज्यादा होने का असर आ रहा है, अभी इस पर बहुत इंटेंस रिसर्च चल रही है कि टेम्परेचर अगर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे जैसे ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है, वायरस का ट्रांसमिशन होने का खतरा कमता जाता है। और हम लोग एक अच्छे समय में है, मई जून का महीना या अप्रैल का महीना, जहां काफी गर्मी हो रही है और ये वायरस के ट्रांसमिशन होने का खतरा इसमें फिर भी कम है। इसके अलावा जो होपफुल बातें हैं उसमें है कि वायरस हमारा जो डीएनए है उसमें mRNA 27 एक रिसर्च के द्वारा पाया गया है, और यह वायरस की एंट्री को हमारे जो लंग्स में जाती है, जहां ये प्रॉब्लम करती है, उसको नहीं होने देता है। तो एक तरह से हमारा इथनिक वे में कि हम भारत में रह रहे हैं, हम साउथ एशिया में रह रहे हैं, तो आप देख भी रहे हैं कि अन्य जगहों के अलावा हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत कम हो रही है। ये बड़े आश्चर्य की विषय है, बहुत इस पर रिसर्च चल रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मरीज हो रहे हैं, मरीज भी उस रफ्तार से नहीं बढ़ने के कारण इम्यूनिटी हो सकता है, बीसीजी का वैक्सीनेशन हो सकता है, और मलेरियल जोन होने के कारण भी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि हमें एक स्वतः इम्यूनिटी है जो इस कोरोना वायरस, कोई भी वायरस से लड़ने की क्षमता जो है हमारे यहाँ अच्छी मानी जा रही है। और एक कारण है कि हमारे यहाँ जो लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हैं जो बहुत सदियों से चला आ रहा है, ये हमको बचा रहा है। इसलिए बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बढ़ेगा, अभी एक मेरे ख्याल से ये मई के एंड तक आप देखेंगे कि इसका काफी नीचे जाने लगेगा, और जून आते आते मेरे ख्याल से ये हम लोग काफी अच्छे पोजीशन में आ जाएंगे। बहुत लोग निराश हो रहे हैं कि हम लूज कर रहे हैं वार को। नहीं, आपकी बात जो सिंह साहब, जो दर्शक सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनमें अब पॉजिटिविटी जरूर आएगी। जो लोग टेंशन में थे, जो लोग तरह तरह की बातें सुन रहे थे, उनमें जरूर सकारात्मक सोच आएगी। डॉक्टर अजीत के पास चलेंगे। डॉक्टर अजीत, जिस तरह से जो एक नई समस्या भारत में देखने को मिल रही है, और खास करके झारखंड में, कि बहुत सारे ऐसे मरीज मिले जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है। अगर जैसा डॉक्टर सिंह साहब बता रहे थे कि सूंघने की अगर क्षमता नहीं है तो आपको लग सकता है, या फिर कुछ और सिम्टम्स आप में डेवलप करें, मगर सिम्टम्स ही नहीं है अगर, तो मरीज को तो लग रहा है कि भाई ऑल ओके, और वो अपने आप को आइसोलेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उसके लिए प्रशासन ने अच्छे कदम उठाए हुए हैं। अभी जैसे रांची का उदाहरण ले लेते हैं,
हिंदपीढ़ी एरिया, हिंदपीढ़ी के क्षेत्र से बहुत सारे मरीज मिले हमें। तो प्रशासन ने उसे पूरा लॉकडाउन किया हुआ है, कंप्लीट लॉकडाउन स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। उसके अगल बगल के लोग, आस पड़ोस के लोग जो भी मिल रहे हैं, जो उनसे पहले मिले थे या जो वहां पे रहते हैं, दुकानदार हो चाहे जो भी बिजनेसमैन हो, जो इस क्षेत्र से रहते हैं, सबको अगर सिम्टम नहीं भी है, लक्षण नहीं भी है कोरोना के, फिर भी हम कांटेक्ट ट्रेसिंग जिसे कहते हैं, कांटेक्ट ट्रेसिंग के कारण हम उसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। और अगर हिस्ट्री भी लेंगे, उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई कांटेक्ट ट्रेसिंग है, या हाल फिलहाल में कभी वो कहीं गए होंगे, इस तरह का कुछ भी और लक्षण मिले तब तो डेफिनेटली करना है। अगर कोरोना बीमारी के लक्षण जैसे सांस फूलना हो, हाई फीवर हो, ये सब मिलेंगे, खांसी और ड्राई कफ हो, ये सब मिलेंगे, और एक आपने बताया कि टेस्ट नहीं, स्वाद नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली ये भी एक फ्लू का और इसका कोरोना का दोनों का फीचर है। अगर ये सारे लक्षण मिलेंगे तो हमें अलर्ट होना चाहिए और अपने नजदीक के डॉक्टर से मिलना चाहिए, प्रशासन से संपर्क करना चाहिए, और जल्द से जल्द संभव हो तो इसकी जांच करानी चाहिए। जाहिर तौर पर जो डॉक्टर अजीत ने कहा कि अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आप में मिल रहे हैं तो आपको फ़ौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ज़िला प्रशासन को जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, टोल फ्री नंबर, उसमें अपनी सूचना देनी चाहिए। रांची से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, सोनी जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। जी सवाल पूछे आप। हम पूछना चाहते हैं, हमको थोड़ा एस्नोफिलिया का थोड़ा शिकायत है, तो अभी हम थोड़ा सा डरे हुए हैं। नहीं, एकदम डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर अभिषेक से हम इसका जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब, आपने सवाल सुना सोनी जी का। आपको ये शिकायत काफ़ी पहले से है, आपको सारी सिम्टम्स पहले से है, तो फिर एक नया तो कुछ नया आपको नहीं हो रहा है। और अगर जैसे बाकी डॉक्टर्स ने बताया, हमने भी पहले भी डिस्कस करा है कि अगर कोरोना वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है तो सूखी खांसी आपको ज़्यादा होगी, बाकी वायरल फीवर लंबा सा होगा, मतलब 103-104 डिग्री पहुंच जाएंगे। किसी केसेस में डायरिया भी लेके पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये एओसिनोफिलिया काफ़ी लंबे समय से है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई वरी होने की ज़रूरत है। अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर 104 पे या फिर किसी भी हॉस्पिटल में आके किसी भी डॉक्टर से मिल सकती हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, रांची में जैसे कि हमारा अभी तक टोटल नंबर 50 भी क्रॉस नहीं हुआ है, कि हर एक खांसी के लिए हम पैनिक होकर ये सोचें कि हमें कोरोना वायरस हुआ है। देयर इज नो रीजन एट ऑल टू पैनिक फॉर इवन स्मॉल लाइक दिस URTI सिम्टम्स। अभी के टाइम में तो ऐसा ही है। फ्यूचर में मान लीजिए अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है तो फिर हम लोग उस समय सोच सकते हैं, बट अभी पैनिक होने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है सोनी जी आपको। और डॉक्टर अभिषेक, जो सोनी जी ने सवाल पूछा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डस्ट एलर्जी है, कुछ एलर्जी है, खांसी छींक एक कॉमन प्रॉब्लम है हम भारतीयों में, तो इस तरह के लोग भी डरे हुए रहते हैं। और ऐसे में क्या हो रहा है, जो बातें आ रही है लगातार, हम अपील कर रहे हैं कि आपको अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो डर की वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। वैसे लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? जो भी एलर्जी के, क्रोनिक एलर्जी के जैसे पेशेंट्स हैं जिनको सालों सालों से प्रॉब्लम्स होती है, तो यूजुअली जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटी एलर्जिक जो कि ओवर द काउंटर मिलता है, या फिर नेजल स्प्रे जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल है। तो जो दवा पहले से ले रहे हैं एंटी एलर्जिक, उसको डिसकंटिन्यू ना करिए। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो सिर्फ वो लेवोसिट्रिजीन या फिर जो नेजल स्टेरॉइड्स आ रही है, या फिर नॉर्मल घर में आप भाप भी ले सकते हैं, गर्म पानी का भाप, ये सब सारी चीजें आपकी रिजॉल्व कर देती हैं। तो पैनिक होने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं है। आज के दिन में तो झारखंड में बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर अजीत से एक और सवाल है। तो डॉक्टर अजीत, जिस तरह से कुछ दिनों के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल शुरू होने वाला है, रमज़ान, वैसे में फास्ट करेंगे, और जो बातें आ रही थी अब तक छन कर आई है कि आपको फास्ट नहीं करना, भूखे नहीं रहना है, थ्रोट को आपको तर रखना है, तो क्या ये रिस्क हो सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकता है कि आप अगर फास्ट कर रहे हैं तो? देखिए, इसके लिए अभी जो गाइडलाइन होम अफेयर से आई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, उसमें जो अभी तक गाइडलाइन मिली है कि भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है। और रहा बात मेडिकल साइड से अगर हम देखें तो डेफिनेटली अभी हमको अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना होगा, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि इस बीमारी को लड़ने का सबसे अच्छा तरीका अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना। अगर हम अपने बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे
तो डेफिनेटली इस बीमारी को हम रोक भी पाएंगे, हरा भी पाएंगे और भगा भी देंगे। तो इसलिए जो मेडिकल एडवाइजरी जारी होगी समय समय पे, रमजान जो हमारा पवित्र महीना आने वाला है उसके लिए, उसको लेकर भी जो एडवाइजरी जारी होगी, हम अनुरोध करते हैं रिम्स परिवार की तरफ से कि उस एडवाइजरी को जरूर फॉलो करें। जो भी एडवाइजरी गवर्नमेंट जारी करे उसको फॉलो करें और कभी भी भीड़ इकट्ठा ना करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मेडिकल एडवाइजरी आपको समय समय पर जारी की जा रही है, मेडिकल बुलेटिन रिम्स के द्वारा भी जारी की जा रही है और केंद्र सरकार के द्वारा भी जारी की जा रही है, ICMR के द्वारा भी जारी की जा रही है, हर रोज जारी की जाती है। तो उसको हम लोग अक्षरशः पालन करें, तभी हम इस पे जल्द से जल्द विजय पाएंगे। ज़ाहिर तौर पर वो तमाम लोगों की तरफ से मैंने सवाल पूछ दिया जो इस सवाल का जवाब तलाश रहे कि मेडिकल एडवाइजरी जारी होगी। डॉक्टर अजीत ने जवाब दिया है और उसको आप उसका वेट करें और उसका पालन ज़रूर करें। डॉक्टर मतीन के पास चलेंगे। डॉक्टर मतीन, जिस तरह से बहुत सारे लोग हैं कि विटामिन C की गोलियां खा रहे हैं, साइट्रिक फूड खा रहे हैं, तो क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी आपको स्ट्रांग रखना है, तो कितना प्रभाव डालेगा ये इस लड़ाई में? देखिए, बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं, उसमें एक विटामिन C भी है, ऐसी बात नहीं है, जिंक भी है। और एक्चुअली जो सबसे बड़ी जो धारणा गलत है हमारे, कि हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं। एक्चुअली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे जो बड़ी बात है कि आपको खाना खाना है। खाना ही इम्यूनिटी बढ़ाती है, सबसे पहले ये समझना है। खुराक आपकी, तो आप बैलेंस्ड खुराक रखें, दिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं। और अभी आपने रमज़ान की बात की, तो मैं ऐड करूं कि अक्सर आप देखेंगे लोग तैयारी करते हैं रमज़ान की, तो तैयारी में ये भी शामिल है कि अगर आप कोई मेडिकल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, तो आप पहले चेकअप करा लें कि आप लायक हैं उतने देर फास्टिंग करने के या नहीं, और फिर एडवाइजरी भी आएगी। लेकिन इसमें तो है कि तैयारी करनी है आपको। लेकिन हाँ, विटामिन C जो भी है, इसको थोड़ा हाई डोज देना पड़ता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जो एक विटामिन C की गोली 500 मिलीग्राम की आती है, उसको 2 बार खाने के लिए कहते हैं। जिंक है, ऐसे बहुत सारे खुराक में, खाना में बहुत सारा चीज़ है, आप खा सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको जो साइट्रस जो भी फ्रूट्स है, तो वो आप खाएं, वो ज़रूर खाएं, उससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अब है कि आप सिर्फ फ्रूट्स ही खाएं और खाना नहीं खाएं तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ, पहले डाइट होनी चाहिए आपकी, और डाइट ही आपकी इम्यूनिटी देती है। ये सबसे बड़ा लोग समझ नहीं पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों का सेवन करने लगते हैं कि हमारी इससे होगी। जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप खाना है आपको, और ये डॉक्टर सिंह ने कहा, अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। जो डिप्रेशन में जा रहे हैं या एंजाइटी में लोग हैं, वो एक अच्छी सोच होनी चाहिए। एक अच्छी नींद भी चाहिए, 6 से 7 घंटे कम से कम नींद हो। फिर बहुत हल्की वर्जिश आप घर में कर सकते हैं, सिंपल स्ट्रेचिंग, थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए अगर कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं तो। ये सारी चीज़ें मिला के प्रभावी हो सकती हैं। सिर्फ एक विटामिन C खा लें तो, जैसे मैं पता चला मुझे बहुत सारी मेडिकल स्टोर से विटामिन C की गोलियां गायब हो गई, तो ये तो शायद सही नहीं है। आपको मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पहला है आपको खाना, बैलेंस डाइट, उसके बाद आप ये सब चीज़ें जो आप उसका कर सकते हैं सेवन। ज़ाहिर तौर पर खाना आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा। अब एनके सिंह साहब के साथ पास चलेंगे। सिंह साहब, जिस तरह से आप लोगों से बात कर मुझ में बहुत पॉजिटिविटी आ गई, मुझे लग रहा है कि अब इस जंग को ज़रूर हम जीतेंगे। तो फाइनल कमेंट्स आपसे चाहेंगे, क्या संदेश, क्या मैसेज आपका होगा? मेरा मैसेज यही है कि ये एक सही बात है कि जो कुछ हम कुछ देख रहे हैं आज इस पैंडेमिक में, ऐसे हमने अपने जीवन में कभी देखा तो नहीं था जी। और यह भी सही बात है कि आने वाले दिनों में जो हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उभरेगी, उसके एक बहुत बड़ी चुनौती तो वो होने जा रही है। इस समय मानसिक अवसाद में मत जाइए। अगर 1 महीने कट गए हैं, 2 महीने कटेंगे, मैक्सिमम 3 महीने का ये मामला मेरे ख्याल से लग रहा है, जो कि आपको बहुत ही क्रिटिकल हो सकता है। लेकिन हमारे देश में चूंकि हमारी इम्यूनिटी अभी और लोगों से अच्छी लग रही है, हम लोग अपने जो फ्रूट्स खा रहे हैं, या जो अभी लोग जो प्राणायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं,
लेकिन इसको भी याद रखना होगा कि आपके मानसिक अवसाद में अगर आप जाएंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को छीन करेगा। मानसिक अवसाद को रोकना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो अपने जो भी डॉक्टर है उनसे फोन से बात कर लीजिए। अगर आपको किसी दवा की जरूरत है तो वो आपको टेलीकम्युनिकेशन पे आजकल टेली कंसल्टेशन हो रही है कि हम लोग कर रहे हैं। और इसको पॉजिटिव वातावरण बनाया जाए और इसको छुपाया ना जाए। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर अंकित सिंह साहब, समय की कमी है, आप लोगों से बात कर बहुत सारी जानकारियां मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया मतीन अहमद खान साहब आपका, अभिषेक रामदिन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अजीत कुमार आपका भी शुक्रिया, अंकित सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मगर जाते जाते आपको एक बड़ी खबर से हम रूबरू करा दें, जहां झारखंड में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आपको बताएं, इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू कराएं, झारखंड में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से झारखंड में काबू में रखा गया झारखंड को, और साथ ही साथ 4 मरीजों के ठीक होने